ان کے اندر بھی اتنے ریٹس قیمتیں اتنی کہیں بڑھی ہوئی نہیں آ رہی. پاکستانی عوام کی یہ بدبختی ہے کہ ان کے زخموں پر کوئی پھاہا رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. روپے کی قیمت، وہ جو روپیہ ہوتا تھا وہ کوڑیوں پہ آ گیا ہے. آپ کے پیٹرول، ڈیزل، بجلی کے بل آپ گنتے جائیں، کوئی ان کے اندر رکنے کا کہیں سے اشارہ بھی نہیں آتا. تو پھر حکومت کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اگر صرف اپنے مخالفوں کو دبانے کے نام پر اور آج قوم کو بھوکا مار کے آنے والے انتخاب کی طرف نظریں رکھنی ہیں کہ تاکہ کوئی میدان میں ہمیں سچ کہنے والا بھی نہ رہے اور ہم جس طرح چاہیں الیکشن کرائیں، جس طرح چاہیں ان کے نتائج مترتب کریں. یہ عجیب سی کیفیت ہے. اور اس دوران ابھی حزب اختلاف نے وہ ڈیموکریسی کی جو موومنٹ ہے، ابھی گوجرانوالہ میں ایک جلسہ کیا، اس کے بعد کراچی میں ہوا. وہ جو ایک آپ کے لوگوں کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی عمران خان کی پالیسیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے یہ سروے آ رہے تھے، اب عملی طور پر جب یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ ایک پکچر ابھر کے سامنے آ گئی ہے. اب حزب اختلاف کے پاس انیشیٹو آ گیا ہے. وہ اس کو یقینی بات ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، استحکام کے لیے اس انیشیٹو کے ساتھ آگے چلیں گے. جو حکومت ہے وہ ڈیفینسو پہ ہے اور اس میں عمران خان جو ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا خود منیمائز کر لیا ہے. میں نے ان جلسوں سے پہلے بھی یہاں کہا تھا کہ وہ -0 چلا گیا ہے، -0. اور وہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے. جو انہوں نے تقریر کی ہے، پرسوں کل بھی آ رہی تھی، وہ جو ٹائیگر فورس بنائی ہے، ٹائیگر فورس بنائی کس لیے تھی؟ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. پیٹرول کی قیمتیں
कंट्रोल करने के लिए, आटे की कीमतें कंट्रोल करने के लिए, ये इन तमाम चीज़ों के लिए, और उसमें तमाम जमातों को मेंबरशिप की उन्होंने दावत भी दी। यानी उसे कहा कि ये टोटली ए पॉलिटिकल फोरम है, लोगों के खिदमत करेगा, नज़र रखेगा, हमारे डॉक्टर काम करते हैं नहीं करते, हमारी ब्यूरोक्रेसी काम करती है नहीं करती। एकदम उन्होंने कहा कि ये सियासी कुव्वत है, ये टाइगर जो हैं ये जंग लड़ेंगे तहरीक इंसाफ की। तो वो इन हालात में वो बिल्कुल क्ल्यूलेस हो गया है, क्ल्यूलेस, कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा। वो फर्स्ट टाइम अपने आप को मुकम्मल उसने एक्सपोज कर दिया है। और वो बात सही कही मरीम नवाज शरीफ ने कि बड़ों की लड़ाई में छोटे नहीं बोला करते, और हकीकत भी ये है कि ये लड़ाई बड़ों की हो गई है, उसके अंदर उसको तो वजूद भी कोई नहीं है। और मैंने खुद देखा गुजरांवाले के अंदर, जब हम पढ़े, मैं साथ था इमरान खान के, जब हम वहाँ आ गए अपने कंटेनर में, तो आगे एक गाड़ी नहीं थी जो कोई जुलूस बनाती, एक नहीं थी। 1 घंटा फोन करते रहे, 4-5 गाड़ियां आगे आ गई, तो वो तो वहीं खत्म हो गया था। गुजरांवाला में वो तहरीक इंसाफ जो है वो खुद पंक्चर हो गई। अब जो कुव्वतें उनको लाई थी वो परसों के जलसे में वो खुद पंक्चर हो गई है। पहले इमरान खान हुआ था, उसको उठा लिया उन्होंने, सपोर्ट की, कादरी साहब की सपोर्ट की। अब तो हर चीज़ जो है खुल के सामने आ गई है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह गई। जेल तक हमारा जुलूस ही नहीं था। इमरान ने वहाँ जाके रात को ये कहीं और जाके सोया, तो उसके बाद उन्होंने चलाया इसको, जो चलाने वाले हैं, और वहाँ कंटेनर को पहुँचा के मैं भी साथ गया था। जब उन्होंने कहा अब हमने इस पार्लियामेंट को हमने लताड़ना है, पाँव के नीचे पीटीवी पे हमला करना है, वज़ीर आज़म हाउस पे भी हमला करना है, ऐवान सदर पे भी हमला करना है, तो मैंने इमरान से कहा कि मैं आपको 40 दफ़ा पहले रोक चुका हूँ। रोकते रोकते ब्रेक लगाने की मैं कोशिश की, मैं अब ब्रेक भी नहीं बन सकता। आप अब विदाउट ब्रेक हैं। अगर मुझे भेज हटा दिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को तबाही के अलावा, और इस तुम्हारे जो नौजवान बच्चियाँ और बच्चे खड़े हैं सामने, इनको हम अंधेरों में धक्का दे के जो हम बड़े हैं वो ज़्यादती करेंगे। तो मैं तो वहीं से खुदा हाफिज करके आ गया। फिर एक एक वाक़या वैसे हुआ। वहाँ इमरान खान तो नहीं था, वहाँ तो उसका एक कार्टून था। और इमरान खान अब भी जब बोलता है, मैं जानता हूँ कि इमरान खान जो अपनी ये रगें खींचता है, आवाज़ रोकता है, फैलाता है,
ये एक्टिंग करता है तकरीर की, घर बैठ के, तो शीशे के आगे बैठ के वो कैसे यूं करना है, किसी को आंखें दिखानी है, किसी ने कहना है इधर देखो, ये सारी शीशे पे वो तकरीर कर करके देख के फिर आके खड़ा हो जाता है, तकरीर करता है। अब चूंकि मैं जब उसको देखता हूँ मैं बिल्कुल हंस के मेरा पूरा हाल होता है। ये मेरे बच्चे भी आके कहते कि आप तकरीर देख रहे हैं, तो वो मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे पता है अब कहानी और है। अब वो कहानी भी ख़त्म हो गई, वो कहानी भी ख़त्म हो गई। इमरान खान ने कोशिश की है कि उन अदारों को उनकी लड़ाई करा दे अपोजिशन के साथ, अटमोस्ट कोशिश कर रहा है कि जब ये लड़ेंगे तो अगर से मेरी परे कहा की हैसियत भी होगी तो हैसियत मेरी होगी, मेरी ज़रूरत पड़ेगी हमारे अस्करी अदारों को मेरा सिविलियन चेहरा दिखा के, तो जंग उनकी होगी, फ़ायदा मैं उठाऊंगा। ये उसकी अगली जो पूरी उसकी हिकमत अमली है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कोई काम नहीं करेगा, यही तकरीरें करेगा, मज़े उड़ाएगा, अपनी शाम की महफिलों में भी बैठेगा, उसको कहेगा कि अब इनके गले में मैं डाल दिया है, वो लड़ेंगे, मेरा काम तो जो है वो सीधा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हालात में अब देखें, ये एक वाक़या जो कैप्टन सफदर साहब का वहाँ पे हुआ है, कायद आज़म की तौहीन का कोई सोच भी नहीं सकता, और उन्होंने उनके ऊपर ये FIR भी ये दर्ज नहीं कराई कि इसने जी वहाँ को धमकी दी कत्ल की। कोई भाई क्या कौन सा मसला है वहाँ, किसको कत्लेआम करने के लिए कैप्टन गया है? ये एक और लड़ाई की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी शायद हो भी जाए जो चाह रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा ना अस्करी क़ुव्वतों को होगा, ये फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये कि उसकी अपनी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है कि इतनी लड़ाई लड़ा के वो मज़े में बैठा रहे, नहीं। ये जो ही मौका मिला इमरान खान को ये सबको छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में भागना भी मुश्किल हो जाएगा। भागने नहीं देंगे जिनके साथ उसने ये किया है, मुझे भागने भी नहीं देंगे। तो ये एक मंजर है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर काश ये ना होता, ना ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, काश ये बातें भी ना होती। लेकिन ये कहना कि मियां नवाज शरीफ, देखिए पाकिस्तान के अंदर पूरी लीडरशिप बैठी थी, बशमूल मशरक़ी पाकिस्तान के, सब ये कहते आए हैं कि हमारी अस्करी क़यादतों ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, अयूब खान ने, ज़िया उल हक साहब ने, याहिया खान साहब ने, इन्होंने हमें अलग किया है। मशरक़ी पाकिस्तान भी ये कहते कहते बांग्लादेश हो गए, आप बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो फोरम बना है, मौलाना फजल रहमान ने काविश की है, ये पाकिस्तान को बचाने का फोरम बना है, ये पाकिस्तान को इंशाअल्लाह बचाएगा और तमाम मसाइल का हल भी तलाश करेंगे। ये कहना कि
इमरान की तो वो तो किस्सा पारीना हो गया है, वो तो माजी का किस्सा है, किस्सा पारीना है। अब आगे क्या होता है वो बस मैं समझता हूँ कि एक हमारा है सियासत में नजूमी, वो तकरीबन कोई उसकी सुने ना सुने, वो 30 साल हो गए हैं, कहता है जी अगले 3 महीने में तबाही आ रही है। वो 3 महीने तो गुजर जाते हैं, लेकिन अखबार लगा के वो ये कह दिया ये 3 महीने में ही होगा। वो टीवी भी फौरन नहीं, जैसे नई खबर आ गई हो, तो उससे मैं तो सीख के कोई, मैं कहता मैं भी वही नजूमियों वाला काम पकड़ूं। आप अखबार वालों ने तो, मीडिया वालों ने तो वो वही खबर छापनी है ना जो आज मैं कहूँगा। तो मैं वो आप उसने कह दिया कि पहले कहता था अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, फिर कहता था नवंबर तक, फिर कहता था दिसंबर तक। आज उसने कहा कि अगले 4 महीने तक। एक महीना वाला बता रहे थे वो फिर बड़ा नहीं, ये आप से मुझे भी ये इस पे हैरानी होती है, ये आप लोगों के साथ 30 साल से 35 साल से कर रहा है। वही खबर आप उठा के, आपकी मजबूरी है कि जो किसी ने मुंह से अनाप शताप निकाला है, आपने उसकी सुर्खी में लगा देने की। और अगले 3-4 महीने बड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो वो मैं एक बात कहता हूँ, ये देख लेना कि ये मैक्सिमम दिसंबर तक ये हालात जो हैं उसको वो उसके अंदर जो अक्सर या असल में जो क्या कहते हैं तब्दीली, जो तब्दीली कहते हैं, अब तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। अगर जो इमरान की बात जो है, मैं ये तो एक तयशुदा अमर है कि वो एक पिटा हुआ खिलाड़ी है, क्रिकेट को खेलता रहा, उसके बाद तो वैसे ही रिटायर हो गया था। तो अब उसको सियासत में आ गया, तो सियासत में भी अब वो पूरी तरह पिट चुका है। ये खिलाड़ी जो है एक पिटे हुए खिलाड़ी के तौर पर रिटायर हो जाएगा, और कौन किसी को कोई तलाश करेगा। वो सिर्फ तलाश करने वाले अदारे जो होते हैं, तलाश रसां अदारे, वो तलाश कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान को जब तक सही माने में जमहूरियत नहीं मिलती तो ये धरती प्यासी रहेगी। जमहूरियत के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। असल हल की तरफ कोई आना चाहता है तो जमहूरियत को कबूल करे, ज़हनी तौर पर ईमान का हिस्सा बना ले, फिर पाकिस्तान चल जाएगा। अच्छा सर, ये हालिया जो गुजरने वाला जलसे में मियाँ साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो बातें की, लेकिन आज से 4 माह पहले उन्हीं की जमात ने जो है उन्हें एक्सटेंशन दिलवाई, तो ये इस पर कौम यही पूछ रही है कि इस तरह का दोहरा रवैया क्यों? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि उन पे भी इल्ज़ाम तो लग चुका है ना कि गद्दार है, 10 दफ़ा लग चुका है। तो ये तकरीबन जितने लोग बैठे थे सब ने हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके साथ लड़े नहीं हैं। हर एक ने कोशिश की है, कंप्रोमाइज़ किया है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें तो हमेशा आगे बढ़कर वो कोशिश करते रहे हैं कि जमहूरियत बची रहे, मुल्क चलता रहे। उन्होंने एक ये नहीं किया, ये तो एक्सटेंशन की बात है, इससे पहले भी वो डॉन के अंदर जो है अपने 2-3 वजीर भी निकाल दिए डॉन लीग के अंदर इनके हुक्म पर। लेकिन
एक आदमी कब तक आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा है कि आप अपने आप को ठीक कर लें, हर वक्त दे रहा है वो। मैं तो ना देता, मैं तो एक्सटेंशन भी ना देता, लेकिन हर आदमी तो नहीं वो एक हिम्मत से, कुव्वत से, साल डेढ़ से तक वो भी, उनकी बेटी भी, यहाँ उनकी बात आगे भी नहीं जाने दी गई, लेकिन उन्होंने कोई ये कोई इशू नहीं बनाया था। अब भी जो ये बनी है आपकी MDM, इसमें आप खुद जानते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी, फजल रहमान साहब मेहनत कर रहे थे। बिलावल साहब हर एक के पास चल के गए हैं कि अब मौका आ गया है और हमें इकट्ठे होके इस मामले को चलाना है। मियां नवाज शरीफ ने तो ये बात जब उन्होंने सारी की सारी 40 लोगों पर आप गद्दार करार देते हैं, उनके जो वज़ीर आला भी हैं, बलूचिस्तान के जनरल हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो कब तक फिर तो वो सियासत छोड़ दें। मियां नवाज शरीफ उन्होंने ठीक किया। जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक, मैं उनसे 15 दिन पहले यहीं बैठ के मैंने कहा था कि बाजवा साहब आप कद के अंदर रहें, आपको याद नहीं? मैंने कहा बाजवा साहब आप कद के अंदर रहें, आपका कद इतना बड़ा नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के फैसले आप करें। फिर मैंने कहा था कि ये बोनों का दौर है। मैंने फैज साहब के बारे में भी कहा था। मियाँ साहब ने तो बाद में जब सब हर आदमी कह चुका है तो फिर मियाँ साहब भी आखिर उनका अंदर एक पाकिस्तान से मोहब्बत है। जब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो डूब रहा है, उस वक्त तो अब मैं अपनी कौम को क्यों ना बताऊं, उस वक्त उन्होंने बताई है। मैं इसी यार आपके सामने आपको मालूम नहीं है, यहाँ मैंने बातें कभी कोई नहीं करता। ये मैंने लोधी साहब के बारे में आपको बताया था, जनरल लोधी साहब को, नईम खालिद लोधी साहब, वो मेरे जहाज में पहली दफ़ा मिले मुझे और वहाँ के मेरे घुटनों को हाथ लगाया तो मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, मेजर जनरल की वर्दी पहनी हुई थी। कहने लगे सही में आपका रियाया। मैंने कहा जी, मैंने सोचा हमारे यहाँ तो ज़्यादा फौजी हैं नहीं, तो फिर मुझे याद आ गया। मैं कैसा आप मेजर अशरफ साहब के बेटे हैं? कह रहे जी हाँ मगर मैं आपका रियाया हूँ। मैंने कहा ठीक है आपकी मेहरबानी, लेकिन आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आपका अपना मकाम है। अब ये वक्त आ गया है कि मैं उनसे ये पूछता हूँ आप रियाया हैं कि मैं रियाया हूँ? आप तो आके मैं रियाया हूँ, वो मालिक है, हम वो बादशाह हैं, वो शहजादे हैं, हम रियाया। आज आप ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब का जो इन्होंने किया था रिहाई बात, कुछ अर्सा पहले इन्होंने खुद एक्सटेंशन के मामले पर पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको वोट दिया, उस पर आपका क्या कहना है? ये बात मैं सारी कर चुका हूँ। देखिए बात ये है, बड़ी तफसील से जो मैंने की है, वो तो ठीक है, एक्सटेंशन भी बात हुई थी। अच्छा, ये मैं ये कह रहा था कि सारे जो मियां नवाज शरीफ है उन्होंने तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को वक्त भी दिया है, उनके साथ चलने की कोशिश भी की है, उनको एक्सटेंशनें बाकियों ने भी दी। मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ ने तो दी ताकि ये दौर भी, ये मुल्क भी चले, ये हुकूमत भी चले। और 2 साल तक मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी ये रहा
کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. میاں نواز شریف نے کہا, شہباز شریف نے کہا, یہ ایک اسی کی ان کو سزا ملتی ہے. جب وہ تعاون کرتے ہیں, اکٹھا چلنے کی بات کرتے ہیں, اس کے بدلے میں حکومت تو نہیں تھی نا شہباز شریف صاحب کی, وہ کہہ رہے تھے چلیں 5 سال چلا لیں, جو جیسے بھی آ گئے. میں یہ کہتا تھا کہ جو یہ ہے آپ کا سولین فیس, اگر دھاندلی کے ساتھ بھی آ گیا ہے تو مجھے اس کی جگہ پہ کوئی وردی والا حاکم نہیں چاہیے. اس حد تک جمہوریت کے لیے ہم آگے گئے, لیکن وہ ان کو قبول ہی نہیں تھا. انہوں نے نواز شریف, دیکھیں نا نواز شریف نے کیا کیا ہے. آج تک کے ڈاکٹروں نے اگر کہا کہ وہ بیمار نہیں ہے, وہ اس وقت تک جس صورت میں انہوں نے ابھی بھی تقریر کی ہے سب نے روکا, لیکن اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ اس تقریر کرتے کرتے بھی دنیا سے چلے جائیں. یہ لوگ ہر چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. ان کی بیگم صاحب کے بارے میں روزانہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو اس وقت غلام میڈیا ہے, ہم اس کو بھی آزاد کرائیں گے. دیکھیں نا, میں پریس کانفرنس کرتا ہوں, سارے لوگ آتے رہے. اب ہمیں پریس کلب میں, ملتان کے پریس کلب میں ہمیں پریس کانفرنس کرنے نہیں دیتے. یہ کبھی یہ کوئی کرتا ہے؟ کوئی پریس کلب, آپ نے تو اپنی فیس لینی ہے, اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آ کے وہاں اپنی بات کروں. پھر یہاں پہ ہر ایک کو فون کرتے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس میں نہیں جانا, اور پہلے یہاں والے کرتے ہیں. پھر آپ کی جو آپ کے اکثر اخبار اپنے ہیڈ آفس سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کہتے نہ جائیں. پھر بھی ہمت کر کے 2 3 4 5 دوست آ جاتے ہیں. مجھے یہ سوشل میڈیا میں بھی مل جاتا ہے, میں اپنی بات کو کہہ لیتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ورنہ یہ تو ملتان تو ایک ویسے بھی غریب, ہم غلام ابن غلام لوگ ہیں. ہم تو چپ کر کے بیٹھ جاتے, لیکن ہمت کی ہے میڈیا کے یہاں کے دوستوں کو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. مسلسل یہ میں کرتا ہوں, لیکن ان کو اتنا روکنا, وہ بار پولیس کرا دینی, پرائیویٹ کالونی ہے. لوگوں کو ایک آدمی کو پکڑ کے اس سے پوچھنا تمہارا یہ نہیں ہے, سیکورٹی کاس ہے, کارڈ ہے, فلاں ہے, لے کے آؤ. تو یہ ان حالات میں تو ہم سارے کام کر رہے ہیں اس ملک میں. میڈیا مجھے بتا دیں کون سا جو شام کو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے انکل بیچارے, وہی بات منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں تو نیچے سے آتا ہے کہ اس بات کو ٹیسٹ کر دیں, نہ کریں, چھوڑ دیں. تو میڈیا مالکان بھی جو ہیں وہ انسان ہیں. ان کا سارا جو کا اربوں روپے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اپنے یہ میڈیا ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. ان کے مالک بھی جیل میں بیٹھے ہیں. جیو والے تو بیٹھے سال گزار لیا تقریباً جیل میں. تو یہ ایسی حالات میں, یعنی سال میں تو اس کے اوپر ابھی تک کے جو ہے جرم چارج شیٹ ہی نہیں ہوئی. یہ اس حالات میں پارٹیوں کو ختم کرنے کی کوشش, پابندی لگانے کی کوشش, یہ جو میں آپ کی شاہ صاحب آپ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات انتہائی خستہ ہیں. کرائسس از ڈیپنڈ, کیونکہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا. اب وقت آ گیا ہے کہ انسان کو کھائے گا. یہ لکھ لیں میری بات, ڈاکے چوریاں رک نہیں سکیں گی, آپ ایک قدم چل نہیں سکیں گے. اس علاقے میں روز رات کو اسی چھوٹی سی سڑک پہ 2-3 ڈکیتیاں ہوتی ہیں. لوگ ان کو پرواہ بھی نہیں ہے ڈاکوؤں کو, وہ اپنی بھوک کا علاج بھی یہی تلاش کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو گمبھیر حالات ہیں اس کے لیے اگر آپ ٹھیک ہے نا
नवाज शरीफ को पकड़ लेंगे, कैप्टन सफदर को अंदर डाल दिया, उसको शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, खुर्शीद शाह को, इसी तरीके से आपके शकील उर रहमान साहब। तो ये सारी बातें करके चाहते क्या हैं? अगर इतने बड़े गद्दार जितने पंजाब में पैदा हुए हैं, तारीख में इतने बड़े गद्दार नहीं पैदा हुए। मेरे ऊपर अलग गद्दारी का मुकदमा है, मेरे साथ जो आके हाथ मिला लिया उस पर अलग गद्दारी का मुकदमा है। एक एक आदमी में मुकदमे, बाकी लोग जो है उन्होंने सर नीचे करके वो चल पड़े हैं। अच्छा चलो, इसके बदले में पाकिस्तान के लोगों की हालत बेहतर हो जाती, चीनी सस्ती हो जाती, दालें सस्ती हो जाती, सब्जियां सस्ती हो जाती। चलो फिर भी कोई सियासतदान पड़े हैं तो पड़े रहें, लेकिन नहीं, कोई जो काम करने के लिए कहते हैं कि हम आए थे, उसको ज़्यादा रोज़ से रोज़ महंगाई जो है चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रह ही नहीं गया, जितने भी टाइगर फोर्सेस बना लें, क्योंकि इसमें अब पॉलिसी बनाने वाला इमरान तो है ही नहीं, वो तो एक मम्मी है, एक फौज शुदा मम्मी है। वो मम्मी खड़ी हुई है, वो बोलती है इधर से हाथ हिलाओ, इधर से हाथ हिलाते, इधर से ऊपर करो, ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो। ये है मम्मी जो हुकूमत चला रही है। जो चला रहे हैं फिर लोग उन्हीं से बात करेंगे, सहूलत भी उन्हीं से मांगेंगे, लड़ेंगे भी उन्हीं से, घरों से निकल के लड़ेंगे। ये जिस बात पे डर रहे हैं हम, वो वक्त आने वाला है कि लोगों ने इमरान को तो उन्होंने साइड पर कर देना है, मम्मी को उठा के उधर रखते हैं, फिर अगर वहां से भी हिलचल नजर आई उठा के उधर रख देंगे। मम्मी तो पड़ी होगी, हुकूमत होगी उसी के नाम की, और वो फिर लोग असल तरफ उंगलियां उठाएंगे। अंपायर की उंगली उठती है या नहीं, अंपायर जो है ये फिर अवाम का मसला होगा कि उस उठती हुई उंगली को वो चाहेंगे कि तोड़ दें। इसी उंगली की वजह से पाकिस्तान भूखा हुआ है, नंगा हुआ है, लोग मर गए हैं, तो वो उंगली फिर नीचे नहीं आएगी। वो तमाशे जो अभी तक भी हम इशारों के ज़बानों में बात कर रहे हैं, खुदा के लिए इसको उस तरीके पे ना ले जाएं। ये बेचारा पाकिस्तान जो है, इस वक्त तो हम दुनिया को देखिए ना, हमारी करेंसी की क्या एशिया में सबसे कम, और फिर और कैसे यूरोप से आगे होगी, आया अफ्रीका से आगे, सबसे कम एशिया में। सर इसमें एक छोटा सा जी कर लें कि अब इसका हल आपकी नज़र में क्या है, और अगले कुछ अरसे में क्या ऐसे इकदाम हों जिसके बाद क्या मिड टर्म इंतखाबात या कोई और मामला ऐसा है जिससे ये मामला ख़त्म हो सकता है और या डिफ्यूज़ हो सकता है? मिड टर्म इंतखाबात तो जो हैं वो दीवार पे लिखे हुए हैं, कोई मुतालबा ना भी करे, वो दीवार पे वो कहते हैं नविश्ता दीवार है। इनकी इन मजीद हरकतों की वजह से मिड टर्म इलेक्शन की तरफ वो जो मंजिल है, खुद इमरान खान आगे बढ़ के उस तक पहुंच चुका है। इससे कम में तो बात भी नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि उन इलेक्शनों तक कितनी कत्ल व गारत हो जाए जो आप स्ट्रीट
वार कहते हैं, स्ट्रीट वार क्या उसे कहते हैं उर्दू में। तो ये स्ट्रीट वार जो है वो शुरू हो चुकी है। ये आप देखेंगे रोजाना कितने हमारे नौजवान हमारे सारे वो जिंदगी, जब वो जिंदगी का कुछ चिराग बुझता है तो मैं दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह ये नौजवान जिससे चिराग बुझ रहा है काश मैं होता। ऐसे ऐसे हमारे खूबसूरत नौजवान जो हैं वो इस आग जो भट्टी है, ये जंग है, इसमें से वो गुजारे जा रहे हैं। क़यादत नहीं है। फैसला करने वाला पाकिस्तान का कोई कायद ये समझे कि एक आदमी फैसला कर देगा, वो कमांडर इन चीफ नहीं रह गया तो और कौन करेगा। बदकिस्मती है। सर आपने कहा है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। 2 साल में आटा 3000 रुपये हो गया, उस टाइम तक तो फिर 8000 तक पहुंच जाएगा। तो इस हवाले से तो कोई हिकमत चाहिए ना। देखिए मेरी ख्वाहिश ये है कि ये पहले ये तो तय करे हुकूमत करनी भी है कि नहीं करनी। मैं तो कहता हूँ वो बैठे, लेकिन बैठे क्या रोज़ाना पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात पर करने। आप जाएँ तो सही, बाजार में नहीं, यहाँ बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर जहाँ किसी से पूछें वो आप वाली बोली बोलेगा। कितनी महंगाई हो जानी है, हज़ारों रुपए। देखिए जिस वक्त आपकी गंदम के सीज़न में 3 महीने के अंदर दुगनी कीमत हो जाए, डेढ़ी कीमत हो जाए, कभी हुआ नहीं है। कंट्रोल नहीं है। जब किसी चीज़ का कंट्रोल ना हो, उसका मतलब पानी है, ऐसे पानी उबल रहा है, वो इधर जा चला जाए, इधर ये हंडिया उबल रही है, पानी की हंडिया उबल रही है, वो उसका किधर रोक हो जाएगा, किसका हाथ जलाएगी, किसी को ख़राब करेगी, वो आप कह नहीं सकते। ऐसे कल एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि GHQ से मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया गया है ब्रिगेडियर का, जिसकी वजह से उन्होंने कराची जलसे में खिताब नहीं किया। तो क्या वजह है कि उन्होंने खिताब नहीं किया? यार पहली बात ये है कि जिन लोगों जो बात करते हैं ना, एतजाज़ हसन जो है 1989 का इलेक्शन हो रहा था, यहाँ मैं लड़ रहा था, ये वज़ीर दाखिला था। इस आदमी ने 20,000 जो शनाख्ती कार्ड थे वो मेरे छुपा लिए। मेरी बीवी का कार्ड भी उसमें था। जो इतना धांधियाँ कर करके लगता ये है कि वो बहुत बड़ा ऐसा आदमी बैठा हुआ है दानिश्वर। और आप मुझे एक बात बताएं, जो वकील होता है उसकी फैमिली भी वो ये फायदे बिजनेस भी नहीं कर सकते, बताना पड़ता है। उसने MM अहमद या Z अहमद से एजेंसियां ले ली गैस की, आज तक करोड़ों अरबों रुपए उसके बैठ के खा रहे हैं। फिर वकालतें चौधरी इफ्तिखार के साथ खुद पेश नहीं हुआ, अपने आदमी सारे पेश करके करोड़ों रुपए वो खा लिए। मैं तो जानता हूँ एक एक को, वो आजकल सबसे ज़्यादा तकरीरें करते जो मेरे इस मुल्क में धांधली की पैदावार था और मेरे खिलाफ धांधली करके मुझे वो बाहर बिठा दिया। एक जो ये बातें कर सकता हो, उसकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? ऐसा तकरीर क्यों नहीं की? ये सवाल किसने? मियां नवाज शरीफ ने कल कराची जलसे में तकरीर नहीं की, इसकी क्या वजह? नहीं देखिए, एक तो हर जलसे में कोई ज़रूरी भी नहीं है। एक बहुत सीधा रास्ता वो बता चुके हैं, जहाँ और चाहेंगे वहाँ भी कर लेंगे। अब मैं नहीं जा सकता था कराची में, जो भी यहाँ की हो, लेकिन मुझे भी कहा जाए जी तो आप कराची क्यों नहीं गए? अगरचे मेरी कोई वो अहमियत नहीं है कि मैं ज़रूर जाता, लेकिन एक बात की जा सकती है ना। उसने नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी है, बता दिया है ये सूरत हाल है, उस एक तकरीर को तो बर्दाश्त करने दें। ये वो जो बात वो कर रहा है, ऐसे वो हर वक्त उसको बुला लेता है, एक आध चैनल 2 चैनल, तो उसके मज़े
हमें तो चैनल बुलाते ही नहीं है। डरते हैं। आज मुझे ARY वालों ने बुलाया था, फिर भाग गए आज। हाँ हाँ, उधर से फोन बहुत शुक्रिया जी। किन्नू बुला रहे हो। अरे मेहरबानी, थैंक यू।